नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग यूपीएससी के लिए ऑप्शनल ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और ऑप्शनल ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले भौतिक भूगोल को देख रहे थे और भौतिक भूगोल को समाप्त करने के बाद हम लोग मानव भूगोल को देखेंगे और मानव भूगोल को समाप्त करने के बाद हम लोग भारत के भूगोल को देखेंगे। और इस तरीके से हमारा पूरा ऑप्शनल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है यूपीएससी के लिए वह समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी के जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं कि ऑप्शनल ज्योग्राफी का यह 8 नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके चेक करके देख सकते हैं। काफ़ी मैंने मेहनत किया हुआ है और इत्मीनान से हर चीज़ों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, उस टॉपिक का नाम है बृहद क्षरण या बृहद संचालन। आखिर में यह क्या होता है, इसी बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इस फिगर में आप लोग देख करके काफ़ी कुछ अनुमान लगा सकते हैं, फिर भी मैं नीचे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, बृहद क्षरण के कई नाम हैं, आइए उसको जान लेते हैं कि कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। बृहद क्षरण को इंग्लिश में मास वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। इसी को दूसरा नाम है बृहद संचालन, जिसे इंग्लिश में मास मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसका तीसरा नाम है अनुढाल संचलन, जिसे इंग्लिश में डाउन स्लोप मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछे गए हैं और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है अलग अलग नामों को दे करके। आइए समझते हैं अब बृहद क्षरण मास वेस्टिंग होता क्या है। इस फिगर को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग को समझ में आते चलेगा। यह जो फिगर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यह मैंने महाद्वीपों को दिखाया है, यानी महाद्वीप यानी स्थल भाग यानी ऊंचा भूमि है, उच्च भूमि इसको बोल सकते हैं। महाद्वीप ऊंचे होते ही हैं, सागरों के तल से ऊपर होते हैं, आप सभी को पता है। तो हुआ क्या फ्रेंड्स कि महाद्वीपों के ऊपर लेयर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो एक क्या पाया जाएगा, तो सेलें पाई जाएगी यानी चट्टान, और चट्टान के ऊपर मिट्टी का स्तर होता है, लेयर होता है मिट्टी का, मृतिका जिसको बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, मिट्टी के लेयर को मृतिका बोला जाता है, जो सबसे ऊपर होता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। समझिए फ्रेंड्स, जब ऊंच ढाल वाले क्षेत्र से चट्टानों के सेल या मिट्टी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब नीचे की ओर आती हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग बृहद क्षरण या बृहद संचालन। समझ में आया? उच्च भूभाग से निम्न भूभाग की ओर गुरुत्वाकर्षण बल उसमें सहायक होगा और ढाल होगा ऊपर से नीचे की तरफ। ढाल के सहारे ऊपर की चट्टानें टूट टूट कर नीचे आएगी, या मिट्टी वो भी टूट टूट करके नीचे आएगी, या कोई और ने कारक होगा। जैसे बारिश के दिन में क्या होगा, मिट्टी अवशोषित कर लेती हैं। बारिश के दिन में जो भी ऊपर की तरफ यहाँ की मिट्टियाँ, मान लीजिए बारिश हुआ, ऑब्जर्व कर ली और ये भारी हुआ, तो जैसे ही नीचे ढाल लगेगा यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींचेगा, आप सभी को पता है। तो इस तरीके से ये इस दिशा में गति करेगा और इसी को नीचे आकर के जमा होगा आधार तल पर, और जहाँ पर जमा होता है उसको सेल मलबा के नाम से जानते हैं। सेल का मतलब चट्टान जिन चीज़ों के मिलने से बना होता है उसको सेल कहते हैं, और वही चट्टानों के छोटा छोटा बारीक चूर्ण जो होते हैं, कण होते हैं, टुकड़े जो होते हैं, वही मलबे के रूप में नीचे की ओर आकर के इकट्ठा होते हैं, उसी को सेल मलबा के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चट्टानें टूटती हैं लेकिन किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और धीरे धीरे नीचे की ओर आती हैं ढाल के सहारे। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? तो बृहद क्षरण या बृहद संचालन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा कि बृहद क्षरण या मास वेस्टिंग किसे कहते हैं। आइए अब अन्य चीज़ों को देखते हैं। बृहद क्षरण कितने प्रकार के होते हैं, इसको जरा जान लेते हैं। तो बृहद क्षरण फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक मंद संचलन और दूसरा होता है द्रुत संचलन। मंद संचलन को इंग्लिश में स्लो मोमेंट के नाम से जानते हैं और द्रुत संचलन को फास्ट मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। द्रुत संचलन को फास्ट मोमेंट या रैपिड मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है, RAPID, रैपिड मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तीव्र गति से होता है। कुछ ही घंटों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा नीचे, आपको समझ में आएगा। मंद संचलन भी 4 प्रकार के होते हैं और द्रुत संचलन भी जो है फ्रेंड्स वो भी 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग ऊपर में देख सकते हैं। तो मैंने समझाया है। मंद संचलन जो है सबसे पहले मृदा विसर्पण, उसके बाद सेल विसर्पण दूसरा है, तीसरा है ढाल मलबा या पाद मलबा, चौथा है
मृतिका सर्पण। और द्रुत संचलन जिसको इंग्लिश में फास्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मृदा प्रवाह, दूसरा में पढ़ेंगे भूस्खलन, तीसरा में पढ़ेंगे भूमि सर्पण और चौथा में पढ़ेंगे पंख प्रवाह। पंख का मतलब होता है मड, MUD, मड मतलब कीचड़, दलदल समझ रहे होइएगा, वही प्रवाहित होता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग मंद संचलन के जो 4 प्रकार हैं, मृदा विसर्पण, शैल विसर्पण, ढाल या पाद मलबा और मृतिका सर्पण, इसको देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग दूसरे यानी द्रुत संचलन के जो 4 प्रकार हैं, मृदा प्रवाह, भूस्खलन, भूमि सर्पण और पंख प्रवाह, इसको देख लेंगे और हमारा वीडियो जो है यह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मंद संचलन स्लो मोमेंट में सबसे पहले मृदा विसर्पण को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक करके समझिए, सारा चीज़ आपको समझ में आते चलेगा। मृदा विसर्पण को इंग्लिश में सोयल क्रीप के नाम से जानते हैं। तो बरसाती जल से मृदा ढीली हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन मृतिका और आवरण प्रस्तर क्या होता है, तो मिट्टी का जो लेयर होता है अपने जो सैलों के ऊपर पाया जाता है, चट्टानी सैल जो होता है उसके ऊपर जो आवरण होता है उसी को आवरण प्रस्तर बोलते हैं। तो धीरे धीरे ढाल से नीचे की ओर फिसलने के पश्चात आधार तल पर एकत्रित हो जाते हैं, उसे मृदा विसर्पण कहते हैं। आधार तल ये नीचे यहाँ पर आकर के एकत्रित होंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बगल में दिखाया है। मान लीजिए बारिश हो रहा है और बारिश से मिट्टियाँ गीली हो जाती हैं और धीरे धीरे सड़क करके नीचे आधार तल पर आकर जमा हो जाएंगी, इसी को मृदा विसर्पण के नाम से जाना जाएगा। और ये काफ़ी स्लो होने वाला प्रक्रिया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। यह जो होता है बृहत मंद संचलन, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मंद संचलन में किसको देख रहे हैं, तो मृदा विसर्पण को, जिसे इंग्लिश में सोयल क्रीप के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में जल के स्थान पर हिम के पिघलने से मृदा विसर्पण होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। पहाड़ आपको उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र जहाँ पर सालों भर बर्फ पिघल आपको बिछे रहते हैं, बर्फ गिरे रहते हैं, वहाँ पर क्या होगा, धूप पड़ेगा जब बर्फ पर, तो बर्फ पिघलेगा और बर्फ का पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ मिट्टी जहाँ पर होगा सूखेगा और मिट्टी को सोख करके नीचे चट्टान होगा और उस चट्टान के लेयर से धीरे धीरे खिसक करके नीचे की तरफ आएगा और इसी को मृदा विसर्पण के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आएगा। फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखिएगा, बृहत क्षरण जो है फ्रेंड्स या बृहत संचालन, ये काफ़ी मंद होता है और काफ़ी तीव्र भी होता है। मंद होने में मतलब ऐसा मंद होगा कि आपको दिखाई भी नहीं देगा और तीव्र गति से इतना होगा कि 1 घंटे में ही बहुत सारे परिवर्तन देखने को भू आकृतियों पर देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो मृदा विसर्पण के कौन कौन से कारण हैं, तो समझ लीजिए, सैलों का गर्म और ठंडा होना। मान लीजिए कि सैल है चट्टान और वो गर्म होता है गर्मी के दिन में, और दिन में गर्म होगा और रात में ठंडा होगा, उसमें क्या होगा, तो उसमें ब्रेक लग जाएगा, दरारें उत्पन्न होंगी और धीरे धीरे नीचे का जो ढाल है गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा तो इस तरह से दरारें लगेंगी और नीचे आकर के जमा होगा। तो ये समझ गए होंगे। पाला या तुषार का बढ़ना, मान लीजिए कि चट्टानों के दरार हैं और उसमें क्या हो रहा है कि दिन में जो बर्फ़ जमे हुए होते हैं उस पर धूप पड़ेगा तो पानी में बदलेगा और जो दरारें हैं उसमें पानी जाकर जमा होगा और रात के समय पुनः वो पानी जमेगा तो उसके आयतन में वृद्धि होगा, जिसके कारण चट्टानें पुनः चटकेगी और चटक करके उसमें दरारें उत्पन्न होगा, उसमें फैलाव होगा और उसमें भी पानी बढ़ेगा। तो ये भी धीरे धीरे नीचे की तरफ जब गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा ढाल के सहारे तो ये नीचे की तरफ सरक करके आएंगी। मृदा का भीगना या सूखना, मिट्टी जब भीगेगा तो कोई भी चीज़ भीगेगा तो नीचे की तरफ बढ़ेगा और सूखेगा तो उसमें कोई भी चीज़ जब सूखता है तो उसमें प्रसार क्या होता है, उसमें जमाव होता है, जमाव होगा, ध्यान रखिएगा। और एक तरफ भीगेगा तो फैलाव होगा और जब सूखेगा तो उसमें जमाव होगा, इस कारण भी उसमें दरारें उत्पन्न होंगी और वो भी टूटेगा और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ खिसकेगा। तो आप सभी को ये मृदा विसर्पण सॉइल क्रीप समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब आइए मंद संचलन के दूसरा प्रकार जो है शैल विसर्पण, इसको देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में रॉक क्रीप के नाम से जाना जाता है। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो मृतिका के नीचे चट्टानों के परत को आधार शैल कहते हैं। मृतिका मतलब मिट्टी होता है फ्रेंड्स, ऊपर मिट्टी बिछी हुई होती है, उसके नीचे चट्टानों के शैल होते हैं, उसी को आधार शैल बोलते हैं। आधार शैल टूटेगा फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसी को शैल विसर्पण कहते हैं। जैसे कि आधार शैलों के विखंडित टुकड़े
जब ढाल के सहारे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसकते हैं तो उसे शैल विसर्पण कहते हैं। यहाँ पर मिट्टी तो नीचे जाएगी ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो चट्टाने हैं फ्रेंड्स उसमें ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर चट्टान देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर ये सारी चट्टाने धीरे धीरे ब्रेक होकर के नीचे आएंगी। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आइए मंद संचलन जो स्लो मोमेंट है इसका तीसरा प्रकार देख लेते हैं, जिसको हम लोग ढाल मलबा या पाद मलबा के नाम से जानते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको इंग्लिश में एस्क्री एंड टैलस यहाँ पर है TALUS, टैलस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैंने कुछ लिखा है उसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। पर्वतों के पार्श्वों पर, पार्श्व होता है फ्रेंड्स किनारा, यानी पर्वतों के एक किनारे या दूसरे किनारे, पर्वतों के पार्श्वों पर छोटे छोटे आकार के शैल खंडों और कोणीय शैल मलबे के ढेर एकत्रित हो जाते हैं। यह कोणीय मलबा ढेर ढाल के आकार के होते हैं और ये क्षैतिज आधार से कोणीय मलबा जो है यह 35 से 37 डिग्री का एंगल बनाता है। ध्यान रखिएगा, यह 35 डिग्री से 37 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए ऊपर से कोई पर्वत है और धीरे धीरे टूट करके नीचे आ रहा है, यहाँ पर जमा कर रहा है और यहाँ पर एक शंकुनुमा आकृति बन जा रही है। इसी को हम लोग ढाल मलबा या पाद मलबा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जब इधर से ऊपर से जब यहाँ पर मैंने क्या बता रहा था कि किसी भी पर्वत या कोई पहाड़ है वहाँ से ढाल के सहारे टूट कर जो चट्टानों या शैल जो है नीचे जमा होती हैं और वो एक शंकु की आकृति के रूप में ले लेता है। इसी को ढाल मलबा या पाद मलबा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे टॉलस शंकु का निर्माण होता है। इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ऊपर से टूट कर बारीक रूप में गिरेगा और इस तरीके से बनते चला जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ढाल मलबा या पाद मलबा, इसमें कोई कुछ खास समझने वाला नहीं है, आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए मंद संचलन में चौथे प्रकार को देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में मृत्तिका सर्पण के नाम से जाना जाता है। मृत्तिका सर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सॉलिफ्लक्शन मृत्तिका सर्पण। यह क्या होता है तो समझ लीजिए। सॉलिफ्लक्शन दो शब्दों के मिलने से बना है, एक स्वैल और दूसरा फ्लो। यानी स्वैल का हिंदी होता है मृदा और फ्लो का हिंदी होता है प्रवाह, यानी मृदा का प्रवाह। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीका से मृदा का प्रवाह होगा फ्रेंड। ध्यान में देख लीजिए यहाँ पर यह कहाँ पर होता है, इसको पढ़ करके समझ लीजिए, उसके बाद हम फिगर में समझिएगा। यह क्रिया शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में हिमपात होता है। हिमपात होते रहेगा तो जो भी आपको भूमि का जो ऊपरी लेयर है उस पर बर्फ का टुकड़ा बिछा रहेगा, बर्फ से ढका रहेगा और उससे क्या होगा, धीरे धीरे पानी गलेगा गर्मी के दिनों में और यह जो है प्रक्रिया उसी क्षेत्र में होते रहेगी। धीरे धीरे ढाल के सहारे यह भी नीचे खिसकता रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में हिम के पिघलने के पश्चात कुछ क्षेत्रों में हिम जमी रहती है। ऐसे में क्षेत्रों में मृत्तिका सर्पण की क्रिया होती है। मृत्तिका सर्पण का मतलब नीचे की तरफ आपको गति करना। यहाँ पर देख सकते हैं यही मृत्तिका सर्पण है। इस तरीके से टूट करके नीचे की तरफ यह जाएगा और ऊपर जो है बर्फ रहेगा। बर्फ जो है गर्मी के दिनों में पिघलेगा और पिघलेगा तो सबसे पहले मिट्टी को पिघलाएगा और जब ऊपर वाला लेयर नीचे की तरफ जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ आएगा ढाल के सहारे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर से तो नीचे की तरफ मिट्टी आएगा लेकिन साथ साथ उसके नीचे का जो चट्टान है उसको भी लेते आएगा। इसी को बोलते हैं मृत्तिका सर्पण। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए फ्रेंड्स द्रुत संचलन, जिसको कि रैपिड मोमेंट के नाम से जानते हैं। यानी द्रुत का मतलब होता है तीव्र संचलन या रैपिड मोमेंट या फास्ट मोमेंट, इसी को बोल सकते हैं आप लोग। तो चलिए एक एक करके इसके 4 प्रकार हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो देखते चलिए। सबसे पहला है फ्रेंड्स मृदा प्रवाह, जिसको इंग्लिश में अर्थ फ्लो के नाम से जानते हैं। तो इसको देख लीजिए। मृदा प्रवाह में ढाल के ऊपरी भाग का शैल पदार्थ वर्षा के जल के स्नेह से गुरुत्व की शक्ति द्वारा खींचकर उस ढाल के निचले भाग की ओर फिसलता रहता है। स्नेह क्या होता है तो ग्रीस। स्नेह से किसी भी चीज़, स्नेह का मतलब कि फ्रेंड्स से आपको स्नेह जब लगा दीजिएगा तो इसमें घर्षण कम होता है और घर्षण जहाँ पर कम होगा वहाँ पर चीज़ें काफ़ी तेज़ी से गति करेंगी। जैसे कि घर्षण अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर से और ज़मीन में घर्षण होता है तभी हम लोग अच्छे तरीके से चल पाते हैं। लेकिन इसमें जब पानी गिरता रहता है मिट्टी के ऊपरी स्तर पर और ये नीचे की तरफ ऑब्जर्व होगा और शोषित होगा और इस तरीके से यहाँ पर भिगो देगा और भीग जाएगा तो नीचे से आसानी से नीचे की तरफ सरक जाएगा। जैसे ग्रीस को आप लोग जानते होइएगा, ग्रीस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीस क्या होता है
है तो जितने भी चक्के होते हैं, जितने भी आपको बैरिंग होते हैं, उसमें लगाया जाता है ताकि उसमें कम से कम घर्षण हो। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होइएगा कि स्नेह क्या होता है। स्नेहक का काम करता है पानी से भीग गया होता है और नीचे मतलब कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ सटाक सटाक नीचे की तरफ छहलने लगेगा, फिसलने लगेगा। यह सीढ़ी नुमा वेदिकाओं के रूप में अवशिष्ट रहती है। आप लोग देख सकते हैं सीढ़ी नुमा वेदिका के रूप में दिख रहा होगा, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए द्रुत संचलन का दूसरा प्रकार है भूस्खलन। भूस्खलन के बारे में आप लोग बहुत सुने होइएगा कि हमेशा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इन सारे क्षेत्रों में होते रहता है। तो भूमि के एक लेयर का खिसक जाना ही भूस्खलन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में लैंड स्लाइड के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए रास्ता है और ये पर्वत है और देखिए यहाँ से भूमि खिसक करके नीचे आ गया है। इससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और ये काफ़ी तीव्र होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है यह आवरण प्रस्तर या आधार सेल का खिसकना। आवरण प्रस्तर मैंने समझाया है क्या होता है। मिट्टी जो होती है फ्रेंड्स, जो सबसे ऊपरी परत वही आवरण प्रस्तर होती है, और उसके नीचे जो सेलें होती है, जो दबी हुई होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं आधार सेल। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। भारी मात्रा में मलबा नीचे की ओर खिसकता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, बगल वाले पिक्चर में, इस पिक्चर में देखिए खिसक करके नीचे आया है और इसे यहाँ पर घर बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हुए हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए द्रुत संचलन यानी रैपिड मूवमेंट का तीसरा प्रकार देख लेते हैं, जिसका नाम है भूमि सर्पण, जिसको इंग्लिश में अर्थ स्लाइड के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा बृहद संचलन है जिसमें भूमि का एक विशाल ब्लॉक सामूहिक रूप से पर्वत या पहाड़ी के नीचे को संचलित होता है, परंतु यह टूटकर खंडित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, वे सारे देख रहे हैं सीढ़ीनुमा आकृति बन जा रहा है ब्रेक होकर के, लेकिन यह जो होगा ऊपर से नीचे की तरफ जब भी खिसकेगा तो यह टूटेगा नहीं, इसी तरीके से रहेगा। मान लीजिए इस आकृति का यह नीचे की तरफ खिसक रहा है तो इसी आकृति का नीचे तक आएगा। ध्यान रखिएगा, यह टूटता नहीं है। तो भूमि का विशाल ब्लॉक कहाँ पर आएगा, तो सामूहिक रूप से, यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिखा है एक विशाल ब्लॉक सामूहिक रूप से, यानी काफ़ी दूसरे दूसरे अपने इर्द गिर्द के जितने भी पास के जो भूमि ब्लॉक होंगे वे सारे नीचे की तरफ खिसकने लगेंगे। उसी को बोलेंगे भूमि सर्पण, यानी भूमि सर्प कर रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए द्रुत संचलन का चौथा व अंतिम जो उदाहरण है उसको देख लेते हैं। अंतिम प्रकार है, उसका नाम है पंख प्रवाह। पंख का मतलब मड होता है, उसको इंग्लिश में मड फ्लो के नाम से जानते हैं, पंख प्रवाह बोल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पंख मतलब कीचड़, यहाँ पर ऊंच भाग से जब बारिश जहाँ पर होगा वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, मिट्टियों को गीला करेगा और अपने साथ कीचड़ को नीचे की तरफ ले करके आएगा। और साथ ही जहाँ पर ज्वालामुखी होती है फ्रेंड, तो ज्वालामुखी उद्गार होता है, उससे भी मैग्मा पदार्थ बाहर निकलता है, वह भी बाहर की तरफ मड के रूप में निकलते रहता है। पृथ्वी के गर्भ से जो भी कचरा है वह भी बाहर निकलता है, और जो भी ज्वालामुखी के अंदर से जो भी आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी मैग्मा जो है वह भी बाहर निकलता है, जिसको लावा के नाम से जाना जाता है। तो अंदर तो लावा रहता है, मैग्मा होता है, बाहर में लावा आकर बन जाता है, तो वो भी इसको बोल सकते हैं पंख प्रवाह। यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में संपन्न होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने 8 चीज़ों के बारे में देखा। 8 प्रकार जो होते हैं बृहद क्षरण या बृहद संचार, आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए, बृहद क्षरण या बृहद संचालन। रुक जाइए, ऊपर आपको दिखाता हूँ। हाँ, बृहद क्षरण या बृहद संचालन या इसी को अनुढाल संचरण, इसके 8 प्रकार को हम लोगों ने पढ़ लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये 8 प्रकार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8 प्रकार यहाँ पर मेरे द्वारा बताया गया था, तो 8 प्रकार को मैंने बताया। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोग ऑप्शनल ज्योग्राफी को पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हिट कर लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।